हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीडीपी यानी बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला इसमें प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय का एक उद्देश्य है शिक्षकों का सुधार करना, दूसरा है छात्रों का सुधार करना, तीसरा है प्राथमिक पाठ्यक्रम का संशोधन करना, चौथा है प्राथमिक कक्षाओं की उपेक्षा करना। तो जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसका उद्देश्य इसमें है, एक कौन सा उद्देश्य है? छात्रों का सुधार करना, यानी ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, सहपाठी शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है? पहला, शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाए। दूसरा, शिक्षा से प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए। तीसरा है समरूपी समूह शिक्षण की प्रजातंत्र का मूलाधार है। चौथा है छात्र अपने मित्र समूह से अधिक प्रभावित होते हैं। तो सहपाठी शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है, कौन उससे संबंधित है? तो ये चौथा इसमें कि छात्र अपने मित्र समूह से अधिक प्रभावित होते हैं। तो चौथा विकल्प इसका सही होगा, दूसरा का। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, विद्यालय में पढ़ने वाले बालक में समायोजन का मुख्य आधार क्या है? पहला, आवश्यकताओं का उपयुक्त समन्वय। दूसरा है उत्कृष्ट सामाजिक दक्षता। तीसरा है उत्कृष्ट अनुकूलनशीलता। चौथा है व्यक्तिगत समायोजन। तो विद्यालय में पढ़ने वाले बालक में समायोजन का मुख्य आधार इसमें क्या है? ये होता है उत्कृष्ट अनुकूलनशीलता, यानी तीसरा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान कोई बालक उन सभी सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो उसके निकटस्थ होते हैं। पहला ऑप्शन उसके निकटस्थ होते हैं। दूसरा, उसे निकट भविष्य में सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा है इसे संतुष्टि प्रदान करते हैं। चौथा, उसके प्रेरकों को शांत करते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान कोई बालक उन सभी सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो क्या होता है, उसे संतुष्टि प्रदान करता है, यानी चौथा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न, नकारात्मक संवेगों का नियंत्रण करने हेतु उपयुक्त साधन है। पहला है नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों को एक एक करके पृथक कर दिया जाए। दूसरा है अन्य व्यक्तियों से परामर्श किया जाए जो मिलते जुलते संवेगों के पूर्व शिकार हो चुके हैं। तीसरा, सदैव प्रसन्नतादायी कार्यों में लिप्त रहा जाए। चौथा, नकारात्मक चिंतन का परित्याग किया जाए। तो नकारात्मक संवेगों का नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त साधन कौन सा है? वो होता है सदैव प्रसन्नतादायी कार्यों में लिप्त रहा जाए, यानी पांचवा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद छठवां प्रश्न आते हैं, बालक की अवांछनीय रुचियों को समाप्त करने के लिए निम्न में से क्या कार्य करना चाहिए? पहला, उसे रुचि संबंधी अभ्यास एवं पुनरावृत्ति के अवसर तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाएं। दूसरा, उन्हें अन्य प्रभावी प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तीसरा, जब तक बालक परिपक्वता तक पहुँचे प्रतीक्षा की जाए। चौथा, अभ्यास को दंड के प्रभाव से दबाया जाए। तो बालकों की अवांछनीय रुचियों को समाप्त करने के लिए निम्न में से क्या कार्य करना चाहिए? उन्हें अन्य प्रभावी प्रेरकों का प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी छठवां का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, बालक के बड़ा होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां पहला अनेक रूपों में विकसित होने लगती हैं। दूसरा है निश्चित रूपों से विकसित होने लगती हैं। तीसरा, संख्यात्मक दृष्टि से सीमित हो जाती हैं किंतु उनमें गुणात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। चौथा, संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से अपरिवर्तित बनी रहती है। तो बालक के बड़ा होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी जो प्रवृत्तियां होती हैं वो किस प्रकार परिलक्षित होती हैं? निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं, यानी सातवां का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आठवां प्रश्न, प्रभावी संप्रेषणकर्ता के रूप में आप निम्न में से सबसे पहले किसका चयन करेंगे? दूसरा, पहला है उचित माध्यमों का। दूसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना। तीसरा, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। चौथा है संचार के लिए विभिन्न माध्यमों की पहचान करना। तो प्रभावी संप्रेषणकर्ता के रूप में आप निम्न में से सबसे पहले किसका चयन करेंगे?
उचित माध्यमों का, यानी 8वां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न आते हैं, आपको छात्रों की ओर से सदैव यह शिकायतें मिलती रहती है कि आप कक्षा में पढ़ाते समय जल्दी जल्दी बोलते हैं, इसका मुख्य कारण हो सकता है। पहला, उपलब्ध समय कम है। दूसरा, आप में आत्मविश्वास की कमी है। तीसरा, छात्र आदी हो गए हैं। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप में आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए जल्दी जल्दी बोलते हैं, यानी 9 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि बनाने के लिए सदैव आवश्यक है मानसिक व्यायाम, एकात्मक परीक्षण, एक वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षक द्वारा संवर्धित अधिगम। तो उत्तम अधिगम प्रविधि बनाने के लिए सदैव आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? एक वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य, यानी 10 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां, एक बालक निम्न में किसके द्वारा पाठ्य सामग्री को ठीक प्रकार सीख सकता है? याद करके, सुनने के द्वारा, माता पिता द्वारा, स्वयं करके। तो कौन सा होगा इसमें? स्वयं करके, यानी 11 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 है, आप छात्रों को किसी नई पुस्तक का अधिगम कराने हेतु निम्न में से क्या प्राथमिक रूप से प्रयोग करेंगे? पहला, छात्रों के स्तर का ज्ञान प्राप्त करके। दूसरा, छात्रों को नवीन उदाहरण देकर। तीसरा है, कक्षाओं में नवीन विधियों का प्रयोग करके। चौथा, छात्रों को सीखने के नियम बताएंगे। तो प्राथमिक रूप से पहले किसका प्रयोग करेंगे? नई पुस्तक का अधिगम कराने के लिए छात्रों के स्तर का ज्ञान प्राप्त करेंगे, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा, 12 का पहला। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में समाज तभी उन्नति कर सकता है जब बालिका शिक्षा को बालक शिक्षा से, पहला ऑप्शन है, कम महत्व दिया जाए। दूसरा है, समान महत्व दिया जाए। तीसरा, अधिक महत्व दिया जाए। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा कब संभव होगा? जब अधिक महत्व दिया जाएगा तब, यानी 13 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का स्वरूप क्या है? आधारभूत शिक्षा, प्रौद्योगिक शिक्षा, आनुपंशिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा। तो बुनियादी शिक्षा का स्वरूप क्या होता है? वो होता है आधारभूत शिक्षा, यानी 14 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15वां प्रश्न, बालकों में बुद्धि वृद्धि एवं विकास के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण किस स्तर पर किया जाना आवश्यक है? पहला, स्नातक स्तर पर। दूसरा, हाई स्कूल स्तर पर। तीसरा, माध्यमिक स्तर पर। चौथा, प्राथमिक स्तर पर। तो बालकों में वृद्धि एवं विकास के उद्देश्य से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षण होता है किस स्तर पर किया जाना आवश्यक होता है? वो होता है प्राथमिक स्तर पर, यानी 15 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16वां प्रश्न, जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च अर्हता है? पहला, उच्च बुद्धि लब्धि। दूसरा है, सार्वजनिक संभाषण योग्यता। तीसरा, उत्तम स्वास्थ्य। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16 का इसमें दूसरा होगा, सार्वजनिक संभाषण योग्यता, यानी 16 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 है, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु पहला है, उनके सक्षम सामग्री रखकर निरीक्षण कराएंगे। दूसरा है, उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य कराएंगे। तीसरा, उनको क्रियाशील रखेंगे। चौथा है, उनको कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे। तो छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे कि उनको क्रियाशील रखेंगे, यानी 17 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। पहला, वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। दूसरा, वह उसे भुलाने का प्रयास करे। तीसरा, त्रुटि करे और भूल जाए। चौथा, उसके प्रति अज्ञान बन जाए। तो इसमें सही विकल्प कौन सा आएगा कि वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले? 18 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 शिक्षा योजना में सर्वाधिक प्रभावी तत्व है? पहला है, छात्र पाठ्य पुस्तक संबंध। दूसरा है, छात्र प्रधानाध्यापक संबंध। तीसरा है, समाज समुदाय संबंध। चौथा है, शिक्षक छात्र संबंध। तो कौन सा उपयुक्त सही होगा? चौथा होगा, शिक्षक छात्र संबंध। 19 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न आते हैं, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह निम्न में से किसका कथन है? पहला, थॉमसन का। दूसरा, वुडवर्थ का। तीसरा, गेट्स का। चौथा है रॉस का। ये किसका कथन है? ये थॉमसन का है, यानी 20 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
21 आते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान संवेग किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पहला है, शिक्षक बालकों के संवेगों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकता है। दूसरा है, बालकों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त पाठ्यक्रम के निर्माण में सफलता प्राप्त कर सकता है। तीसरा है, शिक्षक बालकों में वांछनीय संवेगों का विकास करके अपने शिक्षण को सफल बना सकता है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा, ये उपरोक्त सभी हो गया, यानी चौथा विकल्प इसका सही हो गया 21 का। फिर इसके बाद 22 प्रश्न आते हैं, यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा नहीं तो यह कहा जाएगा। पहला, पढ़ा नहीं गया। दूसरा, याद नहीं किया गया। तीसरा, शिक्षण नहीं हुआ। चौथा, परीक्षा नहीं ली गई। तो छात्रों को शिक्षण के दौरान कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा नहीं तो ये कहा जाएगा, किस कमी के कारण कहा जाएगा कि शिक्षण नहीं हुआ, यानी 22 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 23 प्रश्न, यदि छात्रों के समूह में कुछ मंद बुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा। पहला, शिक्षण के स्तर को नीचे रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सकें। दूसरा, शिक्षण के स्तर को मध्यम पर रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस न लगे। तीसरा, मंद बुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। चौथा है, दूसरा एवं तीसरा दोनों। इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा होगा, दूसरा और तीसरा दोनों। 23 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां है, आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े वातावरण से है। आप पहला, उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवेश वाले अन्य बच्चे। दूसरा, किसी अध्यापक को उस बच्चे के पिछड़े सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजेंगे। तीसरा है, उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसके विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे। चौथा, उसे किसी व्यावसायिक शिक्षण में जाने की सलाह देंगे। आपके स्कूल में ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े वातावरण से है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए कि उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसके विशेष शिक्षण का प्रबंध करेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 प्रश्न, यदि किसी छोटे बच्चे में अपने आसपास बैठने वाले अन्य बच्चों की छोटी छोटी चीजें चुराने की आदत है तो शिक्षक के रूप में आप इस संबंध में सबसे पहले क्या उपाय करेंगे। पहला, उस बच्चे को डांटेंगे और यदि न माने तो पिटाई करेंगे। दूसरा, उस बच्चे की आचरण पुस्तिका में उसकी इस आदत का उल्लेख कर देंगे। तीसरा, इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे। चौथा, यह जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे की इस आदत का क्या कारण है और तत्पश्चात दोनों मिलकर आदत छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो 25 के इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा उपयुक्त विकल्प होगा। नेक्स्ट आते हैं 26, प्राचीन अनुबंधन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। पहला, नैमित्तिक अनुबंधन। दूसरा, क्रिया प्रसूति अनुबंधन। तीसरा है पावलोनियन अनुबंधन। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन अनुबंधन को किस नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है पावलोवियन अनुबंधन से, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, 26 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 27 है, अर्जित प्रेरकों में निम्नलिखित में से क्या विशेषता पाई जाती है। पहला, जीवन लक्ष्य और मनोवृत्तियाँ। दूसरा है मंद व्यसन। तीसरा है आदत की व्यवस्था। चौथा, उपरोक्त सभी। इसमें कौन सी विशेषता पाई जाती है, ये सभी पाई जाती है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा 27 का। 28 है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के विषय में निम्न में से क्या सत्य है। पहला, छात्र को व्यावसायिक बनाती है। दूसरा, छात्र का समाजीकरण करती है। तीसरा, छात्र को व्यावहारिक ज्ञान नहीं देती है। चौथा, छात्रों को आध्यात्मिक बनाती है। तो 28 के लिए कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा, कि छात्र को व्यावहारिक ज्ञान नहीं देती। नेक्स्ट आते हैं 29 प्रश्न, बालकों में तथ्यों को रटने की आदत पाई जाती है। इस आदत के परिणाम स्वरूप पहला, बुद्धि कुंठित होती है। दूसरा, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने की रुचि पैदा नहीं होती है। तीसरा है, मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। चौथा, व्यक्तित्व का सही विकास नहीं होता है।
तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा है कि मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। 30वां प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम को विशेष महत्व दिया है? व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट संप्रदाय, मनोविश्लेषण, साहचर्यवाद। इसका सही विकल्प कौन सा होगा? गेस्टाल्ट संप्रदाय, जिन्होंने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम को विशेष महत्व दिया है। इस तरह से इसमें 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 30 प्रश्न है जो सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।